गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल के करंट अफेयर। और मैं हूं नंदिनी सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डेली थॉट के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। स्वामी विवेकानंद जी का कथन था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी संघर्ष आपका जितना बड़ा है, आपने स्ट्रगल जितना करा है, आपकी जीत उतनी ही शानदार होने वाली है दोस्तों। इसी के साथ में मेहनत करते रहिए, संघर्षशील बने रहिए, स्ट्रगल करते रहिए और अपने विजय के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। पहली हम बात करेंगे नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में, जो हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार भी 5 अप्रैल को मनाया जाएगा। और साथ में मैं बता दूं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस है और इसका जो एडिशन नंबर है वो कौन सा है, तो 60वां है। यानी हम 60वें टाइम बना रहे हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, है ना। स्पेशली ये डे क्यों मनाया जाता है? शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री का हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सब बातों को बताने के लिए किया जाता है। पहली बार इसको मनाया गया था 5 अप्रैल 1964 को। और सबसे इसके पीछे का जो रीजन था, यानी जब 1964 में इसको मनाया गया तो क्यों मनाया गया था वो भी देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप, जिसका नाम था SS लॉयल्टी, इसने मुंबई से लेकर लंदन तक की समुद्री यात्रा करी थी। तो इसके उपलक्ष्य में ही, उसको याद करने के लिए ही पहली बार 5 अप्रैल 1964 को ये डे सेलिब्रेट करा गया था। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं TIE राजस्थान यानी एंटरप्रेन्योर राजस्थान के बारे में, जिसके अध्यक्ष के लिए चुनी गई हैं डॉक्टर शीनू झावर। 2 साल के लिए चुनी गई हैं, 2023 और 25 के लिए। ठीक है ना, यानी 23 से 25 के लिए चुनी गई हैं। और ये पहली महिला हैं जो इस पोस्ट पर नियुक्त की गई हैं पहली बार। साथ में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रवि मुदानी का स्थान लेंगी ये। और ये जो TIE राजस्थान है वो स्पेशली नए विचारों के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर काम करता है, लोगों को नौकरी देने के ऊपर काम करता है। अच्छा, द इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान एक ब्रांच है किसका? इंडस एंटरप्रेन्योर सिलिकॉन वैली का, है ना। ये एक ऐसा इंडस एंटरप्रेन्योर है जिसकी स्थापना 1992 में सिलिकॉन वैली में करी गई थी, जो एक गैर सरकारी संगठन के रूप में या गैर लाभकारी संगठन के रूप में 14 देशों में काम करता है। और 2021 में ही अच्छे काम की वजह से ही TIE राजस्थान को बेस्ट TIE चैप्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि 2002 में जो TIE राजस्थान है उसकी स्थापना हुई थी सिलिकॉन जो वैली में स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर है उसके तहत, है ना। जो स्पेशली स्टार्टअप्स के ऊपर, इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर काम करता है, नए विचारों के ऊपर काम करता है और लोगों को रोजगार देने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नीरज निगम को नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के ED के रूप में, है ना। ED मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। ऐसी घोषणा करी गई थी 3 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पुरुष एवं महिला वर्ग में, यानी मेल और फीमेल दोनों ही वर्ग में जो चौथा एशियाई खो खो खिताब हुआ है उसको भारत ने जीत लिया है, दोनों ही वर्गों में। अच्छा, ये जो एशियाई खो खो खिताब हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, ये टूर्नामेंट, वो देख लेते हैं। तो ये हुआ है असम के बक्सा जिले के तामुल्लपुर में, है ना। और चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप था जिसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में भारत ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो दोनों ही श्रेणियों में नेपाल को हराकर ये खिताब भारत ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के बारे में, जो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किया गया था स्पेन के मैड्रिड में, है ना। वहां पे आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं की एकल श्रेणी में कौन विजयी हुई हैं? तो ग्रेगोरियन मारिस्का टुजुम विजयी हुई हैं, जो इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है भारत की PV सिंधु को। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट है वो BWF वर्ल्ड टूर जो टूर्नामेंट होता है उसका 8वां इवेंट के रूप में इसको मनाया गया है।
साथ में इसमें जो विजेता होता है उसको कितनी धनराशि दी जाती है, तो USD 2,10,000 तक की जो धनराशि है वो प्रोवाइड करी जाती है। देखिए ये जो स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है ये टूर्नामेंट, और इसको अप्रूवल मिला है किसका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, है ना। और इसी के तहत ये जो मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 का ऑर्गेनाइज कराया गया है, और इसके 8 इवेंट होते हैं। तो ये जो कितने नंबर का इवेंट था, तो ये 8वें नंबर का इवेंट था। तो मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 के विजेताओं की लिस्ट दी गई है, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भारत का नाम है, वो कि महिला जो एकल था उसमें PV सिंधु रनर अप रही हैं, और ये खिताब किसने जीत लिया है, तो इंडोनेशिया की ग्रेगोरियन मारिस्का तुंजुंग ने जीत लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्वेजियन कंपनी जिसका नाम है नोल्ड। उसने लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली फेरी, जिसको हम याच कहते हैं, फेरी को याच कहते हैं, को जो है शुरू करा है, जिसका नाम है MF हाइड्रा। ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर ये समझने वाली बात है कि लिक्विड हाइड्रोजन और बैटरी सेल के आधार पर चलेगी ये क्या, MF हाइड्रा। और ये क्या है, एक याच है, याच यानी एक फेरी है, जिस जिसकी स्थापना इस वजह से की गई है कि जो समुद्री उद्योग है उसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को, यानी जो कार्बन है उसको कम से कम उसका उत्सर्जन हो सके समुद्री उद्योग में। इन बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। MF हाइड्रा 2021 में वितरित किया गया था, और इसकी लंबाई के बारे में अगर बात करें तो 82.4 मीटर, और साथ में इसकी जो कैपेसिटी है, इसमें जो है पैसेंजर 300 आ सकते हैं, और ये 80 वाहनों को अपने साथ ले जा सकता है, यानी 80 वाहनों को ले जाने की कैपेसिटी इसके अंदर है। अच्छा, अगर नॉर्वे के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी आपको ओस्लो मिलेगी, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है, और राजा नॉर्वे के हेराल्ड भी जी हैं। ठीक है। जो नॉर्वेजियन मैरीटाइम अथॉरिटी है उसने अप्रूव करा है ऑपरेटिंग के लिए इस तरीके के याच के लिए, जो लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली है। अब हम बात कर रहे हैं केरल के वेम्बनाड झील के किनारे एक तितली की उपप्रजाति मिली है उसके बारे में, जिसका नाम है कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिव। ये जो है लेपिडोप्टेरा फैमिली से रिलेट करती है, जो एक तितली का परिवार है। पश्चिमी घाट पर पहली ब्रोमस स्विफ्ट तितली मिली है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई जीनस है ये। 15 से अधिक प्रजातियां इसकी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाई जाती हैं। इसकी 2 उपप्रजातियां जिनका नाम है कैल्टोरिस ब्रोमस क्रोमस और कैल्टोरिस ब्रोमस यानुका, ये दोनों यहाँ पर पाई गई हैं। देखिए जो भी करंट में न्यूज होती है उससे रिलेटेड जो जगह होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर वेम्बनाड झील के बारे में भी बात करेंगे, जो केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए और उसका आंसर आ गया कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है, और केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। ठीक है। जो 4 नदियों मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला से संबंधित है। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कराया जाता है, जिसको एक स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, जिसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो अगस्त में यहाँ पर हमेशा जो है वेम्बनाड झील में इसको आयोजित किया जाता है, किसको, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस को। 2002 में ये जो झील है इसको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया था। ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन एक तरीके का वो कन्वेंशन है जिसके माध्यम से आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है सूची में। तो उस सूची में शामिल किया गया है किसे, वेम्बनाड झील को। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेम्बनाड आर्द्र भूमि की पहचान भी करी है, यानी संरक्षण के लिए बात करी गई है भारत सरकार के द्वारा। A group of researchers discovered a butterfly subspecies from the fringes of Akkulam and Bembanad lakes in Kerala. ओके है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है, मुन्नार में स्थित है, जिसका नाम है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। और मुन्नार कहाँ पर है, जैसा कि हम सबको पता है कि एक हिल स्टेशन है ये, है ना। तो वहां पर ये जो
फर्नारियम है वो अपने आप विकसित हो गया है पेड़ों से और पानी से पोषक तत्वों को लेकर मिट्टी रहित वातावरण में अपने आप विकसित हो जाता है, जिसको देखने के लिए 20 अप्रैल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगर हम एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी, स्पेशली जो वहां पर एक पहाड़ी बकरी पाई जाती है नीलगिरी तहर, उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो उसके बाद 1978 में ये जो अभयारण्य है या ये जो उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और अगर आप किलोमीटर में या क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 97 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क में जैव विविधता आपको भरपूर दिखेगी। यहाँ पर नीलगिरी तहर, मकाक, तेंदुए और कई पक्षी प्रजातियों सहित कई सारे वन्यजीव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसको 2019 में स्थिरता और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए, यानी यहाँ पे पर्यटन हमेशा आता रहता है और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी इसने बहुत सारा प्रयास करा है और जैव विविधता का भी संरक्षण करा है इस राष्ट्रीय उद्यान ने। तो इसलिए इसको एक प्रमाण पत्र दिया गया था, प्रतिष्ठित ग्रीन ग्लोब प्रमाणन से इसको प्रमाणित किया गया था। ओके, अब हम बात कर रहे हैं भारत में ही निर्मित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है अमोघा थर्ड। इसका सफल परीक्षण किया गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको एक ही सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इसको डेवलप किसने करा है तो BDL के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। मिसाइल में 200 से 2500 मीटर की जो रेंज है ना, उसकी रेंज साधी जा सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। साथ में ही इन मिसाइलों के द्वारा एक ही सैनिक के द्वारा बड़े त्रिपोड माउंटेड वेपन तक ले जाया जा सकता है इसमें मिसाइल को, क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये जो मिसाइल है इसके द्वारा हैवी जो आर्म्ड मिलिट्री व्हीकल्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बहरीन के बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहरीन ने गोल्ड लाइसेंस लॉन्च करा है ना। अभी बहरीन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्या काम करा गया है, क्यों इस तरीके का गोल्ड लाइसेंस लॉन्च किया गया है वो देख लेते हैं। तो स्पेशली बहरीन क्या चाहता है, अपने देश में निवेश को बढ़ाना चाहता है और रोजगार को बढ़ाना चाहता है। तो इसके लिए इसने जो है गोल्ड लाइसेंस लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है और एक परियोजना बनाई है जो स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान करने का काम करेगी। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पहल के द्वारा या इस कार्यक्रम के तहत भूमि आवंटित की जाएगी, बुनियादी ढांचा जो सेवाएं हैं वो प्रदान किया जाएगा, व्यवसाय के लिए लाइसेंसिंग प्रदान की जाएगी, बिल्डिंग परमिट प्रदान किया जाएगा और सरकारी सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच भी शामिल किया गया है गोल्डन लाइसेंस के तहत। यानी पूरी तरीके से अपने देश को विकसित करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का काम करेगा बहरीन। बहरीन में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो 3,50,000 प्रवासी भारतीय आपको बहरीन में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप मैप में बहरीन को देख सकते हैं, पश्चिमी एशियाई देश है और स्पेशली द्वीपों से बना हुआ देश है जिसमें 50 आपको प्राकृतिक द्वीप मिल जाएंगे और 33 कृत्रिम द्वीप मिल जाएंगे। बहरीन की राजधानी जो बहरीन है वो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है और यहाँ पर जो अधिकांश आबादी है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। यहाँ की मुद्रा बहरीन दिनार है। राजा यहाँ पर अब्दुल बिन हमास, प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान और शाही राजकुमार यहाँ पर सुलेमान इब्न हामद जी हैं। अब हम बात करेंगे नासा के बारे में। हम सबको पता है कि नासा अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए काम करता रहता है। तो नासा ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है आर्टेमिस 2। ये मिशन क्या है देखते हैं। तो मानव अंतरिक्ष यान मिशन है जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को लेकर जाएगा और चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगा। अगले साल 10 दिनों के लिए मिशन को चलाया जाएगा नासा की तरफ से। तो टीम की घोषणा कर दी गई है नासा के द्वारा। टीम मेंबर को देख लेते हैं। तो रीड वाइसमैन है जो कमांडर है इस टीम के, विक्टर ग्लोवर है जो पायलट है, जेरेमी हैंसन जो
कनाडा के अंतरिक्ष एजेंसी से रिलेट करते हैं और क्रिस्टीना कोच हैं जो मिशन की विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर आर्टिमस 3 छप गया है, वो गलत है, वहां पर 2 आप कर लीजिए, ठीक है। कोच ने 2019 में, यानी जो क्रिस्टीना कोच है, उन्होंने 2019 में अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया था और इतिहास में पहली महिला स्पेस वॉक का हिस्सा भी रही थी। नासा यानी कि नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना 19 जुलाई 1948 को हुई थी राष्ट्रीय एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा अमेरिका के आपको, और इसका प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन जी है। NASA has announced a team of 4 astronauts for its human space flight mission to the moon। देखिए 3 अप्रैल को नई दिल्ली में भारत और नीदरलैंड के जो संयुक्त कार्य समूह की मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करी गई थी, और इसके पहले ये इस विषय पर, यानी जल को लेकर, जल के विषय में सहयोग को लेकर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में आभासी बैठक हो गई थी अप्रैल 2021 में। और अब मंत्री स्तरीय बैठक हुई है जिसमें भारत की तरफ से जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी उपस्थित थे, और नीदरलैंड सरकार की तरफ से मार्क हॉर्बर्स उपस्थित थे। नीदरलैंड के बारे में बात करें तो जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी हिस्से में नीदरलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। नीदरलैंड के सम्राट कौन है, तो किंग विलियम अलेक्जेंडर है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा यूरो आपको देखने को मिलेगी। नीदरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जब हस्ताक्षर करा था तो वो 64वां देश बना था। अच्छा, अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है यूरोप के देशों से ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है, तो उसमें चौथा देश, सबसे बड़ा चौथा देश है नीदरलैंड, है ना। और इसके पहले कौन कौन से है, तो सबसे ज्यादा व्यापार यूरोपीय देशों में ब्रिटेन से होता है, फिर जर्मनी से होता है, फिर बेल्जियम से होता है, और चौथे नंबर पर आता है नीदरलैंड। देखिए 1 अप्रैल 2023 को बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए हैं। बांदीपुर कहाँ पाया जाता है, तो ये एक रिजर्व है जो कर्नाटक राज्य के 2 जिलों मैसूर और चामराजनगर में स्थित है। और अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 912.04 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत 1973 में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पेशली बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए। और ये जो बांदीपुर रिजर्व टाइगर है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आता है, जो कि भारत का जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके तहत काम करता है। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 54। At the time of the launch of Project Tiger in the year 1973, there उस समय सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे जब इसको लॉन्च किया गया था पूरी कंट्री में, और अब टाइगर रिजर्व की संख्या पूरे देश में कितनी हो गई है, तो 54 हो गई है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कोप इंडिया के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2004 में ग्वालियर एयर स्टेशन में आयोजित एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में। ये एक वॉर गेम श्रृंखला है कोप इंडिया, जो भारत और अमेरिका वायुसेनाओं के बीच में किया जाता है। तो भारत की तरफ से सुखोई 30 पार्टिसिपेट करेगा और अमेरिका की तरफ से F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू जेट शामिल होंगे। साथ ही अमेरिका का जो F-15 है उसको प्रशांत महासागर के एक एयरबेस कलाई कुंदा एयरबेस में लाया जाएगा, और भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 है उससे लड़ाई इसकी करवाई जाएगी। कोविड-19 के बाद से इस अभ्यास को टाला गया था, और 4 सालों के बाद ये जो अभ्यास है उसको किया जा रहा है। कोप इंडिया is a series of war games that originated in 2004 as the fighter ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड एट ग्वालियर एयर स्टेशन। ओके, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरिक्ष में पृथ्वी के सबसे निकट ब्लैक होल की खोज करी गई है, किसके द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के खगोलविदों के द्वारा गाया उपग्रह के माध्यम से, जिसका नाम रखा गया है BH1।
ओके, इस ब्लैक होल को क्या बोला गया है, BH1 बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि ब्लैक होल हैज बीन लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ ओनली 1000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से सिर्फ 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है ये ब्लैक होल। जो गाया उपग्रह है स्पेशली उसको इसलिए लॉन्च करा गया है ताकि वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद जो तारे हैं, सितारे हैं, उनकी गति और उनके सटीक उनका जो प्लेस है, उनका जो स्थान है, उसके बारे में जानकारी दे सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट या मटेरियल पढ़ाया जाता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिए, लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं कल फिर मिलूंगी, नंदिनी सिंह मेरा नाम है। कल फिर मिलूंगी मैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर, 6/4/2023 के करंट अफेयर को लेकर। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।